नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पद्मावत के संबंध में हम सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस क्लास में जानने का पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने सोर्स बुक के तौर पर किस पुस्तक को लिया है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। और ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से और पद्मावत को समझने के लिए। पद्मावत जैसी का एक श्रेष्ठ ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ ग्रंथ है। पद्मावत जो है, डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि पद्मावत मात्र जैसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ ग्रंथ है। ठीक है। और इस ग्रंथ की जो रचना समय है वो 947 हिजरी यानी 1540 ईस्वी है। ठीक इस संबंध में पंक्ति आती है, सन 947 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है। अब अगर हम पद्मावत की पूरी कथा को समझने का प्रयास करें तो पद्मावत की कथा ये है कि सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उसके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुग्गा था जो अत्यंत ही प्रगल्भ था। एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था कि गंधर्व सेन ने सुन लिया और डर के मारे सुग्गा उड़ गया और उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उसने सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। ब्राह्मण सुग्गे को लेकर क्या करता? चित्तौड़ नरेश रत्नसेन ने ब्राह्मण को 1 लाख देकर उस सुग्गे को खरीद लिया। एक दिन रत्नसेन की रानी पद्मावती ने सुग्गे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई दूसरी सुंदरी है? सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुम में और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। नागमती सुग्गे को मरवाने पर तुल बैठी, लेकिन संयोग से सुग्गा बच गया। रत्नसेन के बाहर से लौटने पर उसे सारी कहानी बताई गई। सुग्गे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुन के वह सिंघल की ओर चल पड़ा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। आगे आगे राजा, पीछे पीछे उनके 16,000 योगी वेश में राजकुमार। सिंघल पहुंचने के रास्ते में राजा को अनेकानेक कठिनाइयों को झेलना पड़ा। गंधर्वसेन से युद्ध हुआ, किंतु शिव, पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से रत्नसेन का पद्मावती से विवाह हो गया। एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर राजा जो है चित्तौड़ लौट आते हैं। लौटते समय उन्हें बहुत से खतरे का सामना करना पड़ता है और फिर जब वह चित्तौड़ आ जाते हैं तो नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगती हैं। रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। उसे याक्षणी सिद्धि थी। उसके अवैदिक आचरण से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। और ये राघव चेतन, इनके अंदर प्रतिशोध की भावना आ गई और प्रतिशोध की भावना लेकर वे दिल्ली चला गया वो। और उसने अलाउद्दीन से जाकर के पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और छल से रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। नागमती के अनुरोध पर घोरा बादल अपने 16,000 पालकियाँ लेकर दिल्ली गए और इन पालकियों में वे सशस्त्र सैनिक छिपे हुए थे, उनके साथ गए। घोरा बादल के साथ 16,000 सशस्त्र सैनिक पालकी में बैठकर गए। दिल्ली पहुंचकर उसने कहलावा भेजा कि अपनी 16,000 दासियों के साथ पद्मावती जो हैं अलाउद्दीन के महल में रहने को तैयार हैं, पर महल में जाने से पहले वो रत्नसेन से मिलना चाहेंगी। पालकी में छिपे 16 लोहारों ने राजा की बेड़ी काट दी और एक छोटा सा युद्ध हुआ और रत्नसेन सकुशल चित्तौड़ लौटा। चित्तौड़ लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। फिर क्या था, वह कुंभलनेर पर चढ़ाई के लिए दौड़ पड़े। कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। रत्नसेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गई। उधर अलाउद्दीन खिलजी जो है पुनः चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है और चढ़ाई के लिए किले में प्रवेश करने पर उसके हाथ फिर भी जो है पद्मावती नहीं लग पाती है, क्योंकि पद्मावती सती हो जाती है राजा के शव के साथ, पद्मावती और नागमती दोनों। तो उसे चित्तौड़ पर चढ़ाई
करने के बाद भी उसे क्या हाथ आता है, सिर्फ राख हाथ लगती है। और इस कहानी को स्वयं जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में अत्यंत कुशलता के साथ समेट दिया है। इतने बड़े महाकाव्य का सारांशतः 4 पंक्तियों में निकल आता है कि सिंघल दीप पद्मनी रानी, रतन सेन चित्तौड़गढ़ आनी, अलाउद्दीन देहली सुल्तानु, राघव चेतन किन्ह बखानु, सुना शाही गढ़ छेका आई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। ठीक, तो यही कथा है और इस कथा में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। पद्मावत की कथा 2 भागों में विभक्त है। जो उसका पहला भाग है वो काल्पनिक है और जो दूसरा भाग है वो ऐतिहासिक है। पहले भाग में रत्नसेन के सिंघल जाने और पद्मावती का वरण करने के बाद चित्तौड़ लौट आने की कथा वर्णित है। तो यह भाग जो है पूर्णतः काल्पनिक है। और दूसरे भाग में राघव चेतन के जो है महल से निकाले जाने और अलाउद्दीन के आक्रमण करने तथा पद्मावती के सती होने की कथा है। ठीक, तो यह कथा इसमें ऐतिहासिकता है। ठीक, ऐतिहासिक तथ्य इतना ही है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी जिसमें कि रत्नसेन मारा गया था। ठीक, तो यह इसकी पद्मावत की जो है यह कथा है। ठीक, इसके बाद इसकी प्रबंधात्मकता और इसकी संरचना पर बात कर लेते हैं। तो बच्चन सिंह ने क्या तथ्य दिए हैं देखते हैं हम उसको। तो इसकी संरचना के बारे में बच्चन सिंह ने तथ्य दिया है कि दूसरे प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हैं उसमें सामान्यतः प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाता है, किंतु पद्मावत की वास्तविकता की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, तो पद्मावत का जो समापन है एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्युबोध से होता है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्युबोध से होता है। ठीक है, शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाए तो पद्मावती और रत्नसेन की जो कथा है इसमें चल रही है वो आधिकारिक है और अलाउद्दीन और राघव चेतव का जो षड्यंत्र चलता है वो कथा जो है प्रासंगिक है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य प्रासंग भी इसमें आए हैं, जैसे हीरामन तोता वृतांत। ठीक है, हीरामन तोता जो है पद्मावती का वृतांत सुनाता है वो, और गोरा बादल का प्रकरण, ये सारे प्रसंग आए हुए हैं इस महाकाव्य में। ठीक है, तो आधिकारिक कथा पद्मावती रत्नसेन की है। प्रासंगिक कथाओं में अलाउद्दीन राघव चेतन की कथा, हीरामन तोते का वृतांत, गोरा बादल का प्रकरण, ये सभी प्रासंगिक है। पद्मावत में जो इसका जो शैली है उसमें क्या किया गया है, दोहा और चौपाई की कड़वक का ही इस्तेमाल किया गया है, यानी दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है जैसे कि रामचरितमानस लिखा गया है। ठीक है, किंतु दोनों के आंतरिक लय में अंतर है। ठीक, आगे महत्वपूर्ण बात बताते हैं बच्चन सिंह कि जायसी में मृत्युबोध की त्रासदी अंतर्दृष्ट है। ठीक, जायसी में इम्पॉर्टेंट बात है कि जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है, यह मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। ठीक, सिंघल की जो फंतासी है और चित्तौड़ दिल्ली का युद्ध है जिसमें हिंदू तुर्क का युद्ध भी जिसको कहा जाता है, वह भी वहीं पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मृत्युबोध तक। और पद्मावती का जो कार्य है, यानी पद्मावती की जो मूल उद्देश्य है पद्मावत महाकाव्य का, उसका यह कथन, इस कथन में पद्मावत महाकाव्य का सार छिपा हुआ है। वह कथन क्या है? छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दिन उड़ाए परिथमी झूठी। छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दिन उड़ाए परिथमी झूठी। ठीक, सिंघल भी इसी पृथ्वी पर है, दिल्ली और चित्तौड़ भी, पर सब झूठा है। सिंघल का वैभव, दिल्ली चित्तौड़ का संघर्ष, सबकी एक ही परिणति है, मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु बोध। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। बच्चन सिंह लिखते हैं, मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध ना हो। ठीक है, मृत्यु पर विजय तो योग द्वारा भी पाई जा सकती है, रसायन विद्या द्वारा और तप द्वारा भी, पर यह विजय व्यक्तिक है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है। ठीक, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य
बच्चन सिंह का विचार आगे भी लिखते हैं। बच्चन सिंह महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि मृत्यु के पार जाने का एक मार्ग और है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। यानी पद्मावत की जो रचना की है, ठीक है, किस लिए किया था बच्चन सिंह ने, यहाँ पर किस लिए किया था जायसी ने, यहाँ पर बताते हैं बच्चन सिंह कि मृत्यु के पार जाने का एक मार्ग और है, वह है रचनात्मकता। जायसी ने योग की साधना की थी या नहीं, कौन जानता है, संभवतः नहीं की थी, पर उसने प्रेम की पीर उत्पन्न करने वाला काव्य अवश्य लिखा। ठीक, पद्मावत क्या है, प्रेम की पीर उत्पन्न करने वाला काव्य है। ठीक, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, उसकी हार्दिक आकांक्षा थी, यानी जायसी की हार्दिक आकांक्षा थी कि ओ मैं जान गीत असकिन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। ठीक है, संसार में उसकी चिन्ह बना रहे। ठीक है, तो रचनात्मकता हमें सदैव के लिए अमर कर देती है। ओ मैं जान गीत असकिन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मृत्यु के पार जाने की आकांक्षा उसकी रचना प्रक्रिया की केंद्रवर्ती प्रेरणा है। जायसी भी मृत्यु के पार जाना चाहते थे, किसके माध्यम से, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। और जायसी की रचना पद्मावत एक अमर कृति है। कोई रहे ना रहे, पद्मावत है और रहेगा। और जायसी ने ही कहा है कि फूल मरे पर मरे न बाशु। जायसी मृत्युंजय बन गए, यानी मृत्यु पर विजय पा लिए, अमर हो गए, किससे, अपनी इस कृति से, पद्मावत, जो कि सदा रहेगा। ठीक, अब इस कृति की जो भाव संपदा है उसके बारे में बच्चन सिंह लिखते हैं कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष का नाम है पद्मावत। ठीक है, यह महत्वपूर्ण तथ्य। पद्मावत में इसके अतिरिक्त हमें यह देखने को मिलता है कि इसमें पद्मिनी के सौंदर्य, पूरा पद्मावत जो है, कहा जा सकता है कि पद्मावत के कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धूरी पर घूमता है। ठीक है, जायसी ने पद्मिनी की शोभा, नक्शीक वर्णन, अंग प्रत्यंग की सुषमा को बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। इस संबंध में शुक्ल जी का कथन इन्होंने कोट किया है। शुक्ल जी का शब्दों में, जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्मा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है, अलौकिक है, दिव्य है। ठीक, पद्मावती के सौंदर्य के संबंध में उनका एक विराट चित्र खींचने की संबंधित यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोड़ केस मुकुलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाप लिन्ह चहुपासा। जिसमें पद्मावती के सौंदर्य का विराट चित्र है। रूप और गंध का कितना अद्भुत सामंजस्य है। मलय गंध से केस रूपी नागिन का उसे ढक लेना स्वाभाविक है। क्या लिखा है पंक्ति, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोड़ केस मुकुलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाप लिन्ह चहुपासा। ठीक, अपने सौंदर्य का एहसास पद्मावती को स्वयं भी है। वह कहती हैं, जासो हौ चख हेरी सोई ठाऊ जी ले, जासो हौ चख हेरो सो ठाऊ जीव देई, एही दुख कबहू न निसरो को हत्या असले। यानी जिसे मैं निहार लेती हूँ वह उसी ठौर प्राण दे देता है। इस दुख से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। कौन नाहक इस तरह की हत्या अपने सर ले। ठीक है, उसका नक्शिक वर्णन, यानी पद्मावती का नक्शिक वर्णन इस महाकाव्य में 2 स्थानों पर हुआ है। ठीक है, संयोग वियोग की पद्मावत में किस प्रकार की व्यंजना है, तो पद्मावत में संयोग और वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेम मार्ग में भी संयोग और वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेमाख्यानकों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करते हैं। यानी जितने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं उसमें पहले वियोग और बाद में सौंदर्य का चित्रण है, परंतु पद्मावत में दोनों एक साथ चलते हैं। संयोग फिर वियोग संयोग, इस तरह साथ साथ चलते हैं। पद्मावती के प्रति रतन सेन का जो प्रेम है उसे सूफियों का साधनात्मक प्रेम कहा जाता है। यानी पद्मावती के प्रेम प्रति रतन सेन का प्रेम कैसा है, सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। पर पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है। वहीं नागमती का रतन सेन के प्रति जो प्रेम है वो गृहस्थिक है, पति पत्नी का प्रेम है, गृहस्थिक है। यह इम्पॉर्टेंट कथन है कि पद्मावती, रत्न सेन का पद्मावती के प्रेम प्रति जो प्रेम है वो साधनात्मक प्रेम है, पर
पर नागमती का रतन सेन के प्रति जो प्रेम है वो गृहस्थिक है। और इस तरह से जायसी ईरानी मसनवी परंपरा को भारतीय परंपरा से मिला देते हैं। ठीक, यूँ ये भी कह सकते हैं कि संयोग वर्णन में जायसी का मन कम ही रमा है, उनका वियोग वर्णन ही अद्वितीय है। अब नागमती वियोग वर्णन के संबंध में कथन है कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण जो है एक संयोग है, या फिर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में है नागमती का वियोग वर्णन। ठीक है, इसके लिए 2 प्रयुक्तियाँ अपनाई गई हैं, नागमती का पक्षियों से संवाद और बारहमासा। ठीक, तो नागमती वियोग वर्णन 2 जगह पर है, एक नागमती का वियोग जो बारहमासे के रूप में है, और एक संदेश खंड जिसमें नागमती पक्षियों से संवाद करती हैं। ठीक, ये दोनों ही प्रयुक्तियाँ पारंपरिक हैं, परंपरा से चली आ रही हैं, पर जायसी ने इसमें जनपदीय रस उड़ेला है, यानी इसमें अवध जनपद की संस्कृति का हमको जो है चित्रण भी देखने को मिलता है। ठीक, पक्षियों के माध्यम से संवाद संदेश भेजना या संवाद करना या बारहमासा हमको मिलता है अन्य रचनाओं में भी, जैसे सीताहरण के समय वाल्मीकि का कदम्ब और बिल्व से सीता का पता पूछना, कालिदास के यक्ष का तो मेघ को अपना दूत बनाकर प्रिया के पास भेजना, इस तरह के चीज़ें हमें बाकी रचनाओं में भी मिलती रही हैं। किंतु जायसी का पक्षी अधिक सहृदय है। ठीक, नागमती के बहुत रोने पर वह किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ता, तब आधी रात एक पक्षी ही बोल उठता है, फिर बोली, फिर रोई, कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, यानी एक पक्षी उसकी सहायता करता है और नागमती का संदेश लेकर पक्षी सिंघल तक जाता है। ठीक, नागमती के वियोग के लिए जो बारहमासे का वर्णन है उसमें अवध जनपद की संस्कृति, विभिन्न महीनों की विशेषताएं, हर महीने के उत्सव त्योहारों के बीच मूर्तिमान विरह वेदना प्रगाढ़ हो उठती है। ठीक, इसमें ठेठ अवधि की मिठास देखने को मिलती है। ठीक, जायसी के संबंध में बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन क्या है? बच्चन सिंह ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है। ठीक है, ऐसी अवधि अन्य किसी कवि में नहीं मिलती है। कहते हैं कि जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि के रसगंध में जो है मिला हुआ है। ठीक है, यानी उसमें अवधि का रसगंध जरूर मिलेगा। तुलसी की भाषा भी अवधि है, लेकिन तुलसी की भाषा में वह मिठास नहीं है जो जायसी की भाषा में है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। ठीक है, इसलिए उसमें अवध जनपद की ठेठ संस्कृति नहीं मिलती है। ठीक, लेकिन जायसी की भाषा ठेठ अवधि है और तुलसी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। ठीक, दोनों के विषय वस्तु में भी अंतर है। एक की विषय वस्तु जो है लोक कथा पर आधारित है, इसलिए उसमें लोक भाषा है, यानी कि पद्मावत में, और तुलसी की जो रचना है रामचरितमानस वह क्लासिक कथा पर आधारित है, इसलिए उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा है, संस्कृत निष्ठ अवधि है। जायसी जो अपने शब्दों का चुनाव करते हैं उसमें गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुषों से बातें करते हैं और उनके चारों ओर बिखरे पड़े हुए शब्दों को वो अपने रचना में प्रयोग करते हैं। जायसी की रचना यानी पद्मावत में समस्त पद का प्रयोग बहुत कम मिलता है, जबकि गोस्वामी जी में अधिक मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह तथ्य है कि जायसी और गोस्वामी तुलसीदास दोनों की भाषा अवधि होते हुए भी दोनों की भाषा में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पद्मावत के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के क्या क्या महत्वपूर्ण कथन है और कौन कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं, चाहे इस रचना की कथा वस्तु के संबंध में हो, विषय वस्तु के संबंध में, रचना की जो मूल समस्या है, रचना की जो शैली है, कवि की जो भाषा है, सब पर विचार व्यक्त किए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस तथ्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और ये तथ्य आपको पद्मावत रचना को समझने में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, इसी तरह के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।